इमेजिन करें कि आप नौकरी करते हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप बिजली का बिल देना भूल जाते हैं, लेट फीस लग जाती है। कभी आप सड़क पर गाड़ी लेके जाते हैं, गलती से आप इशारा तोड़ देते हैं। इसी तरह आप घर आते हैं, सोशल मीडिया ब्राउज करते हैं और हुकूमत को किसी बात पर क्रिटिसाइज कर देते हैं। इसी तरह आप कुछ ऐसी पोस्ट लाइक कर देते हैं कि जो सरकार नहीं चाहती कि आप पसंद करें, लेकिन आपको पता चलता है कि जो आपने बिजली का बिल नहीं दिया था, जो आपने सड़क पर इशारा तोड़ा था, जो आपने हुकूमत को क्रिटिसाइज किया था, उन बेसिस पे सारी सर्वेलेंस और डिजिटल डेटा सरकार के पास मौजूद है। आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है क्योंकि आपका जो बिहेवियर है ये वो बिहेवियर नहीं है कि जो उनके नॉर्म्स में उतरता हो। लिहाजा आपके अकाउंट से लेट फीस के पैसे ले लिए गए हैं, आपके ऊपर जॉब बैन लगा दिया गया है, ट्रैवल बैन लगा दिया गया है, आप एक ब्लैक लिस्टेड सिटीजन है। अब अगर आप ग्रोसरीज भी लेने जाएंगे तो चूंकि आपका बैंक का कार्ड कनेक्टेड है इस डिजिटल आईडी के साथ, तो आपको कोई ग्रोसरीज देने को तैयार नहीं है। जब ये सब कुछ होगा तब आप अपने आप से पूछेंगे कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, ये डिजिटल दौर के अंदर मैं गुलामी में कैसे चला गया। आज से 3 दिन पहले यूनाइटेड किंगडम ने डिजिटल आईडी कार्ड्स इंट्रोड्यूस करा दिए एंड दैट्स मैंडेटरी फॉर एवरीवन लिविंग इन द यूके। और इस वक्त सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है क्योंकि ये आईडी कार्ड सिर्फ यूके में इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, ये दुनिया के 50 मुल्कों में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इट्स पार्ट ऑफ अ ग्लोबल सिस्टम या इट्स पार्ट ऑफ अ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। आज से बहुत साल पहले सन 2006 में मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में एक गेस्ट स्पीकर आते हैं। वो गेस्ट स्पीकर सीईओ हैं टेस्को कंपनी के, यानी इंग्लैंड का वॉलमार्ट, व्हिच इज आल्सो ओन्ड बाय वॉलमार्ट, और वो अपनी स्पीच देते हैं। उस स्पीच के अंदर मेरे पास एक सवाल था एंड आई रेज्ड माय हैंड एंड आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। और सर टेरी लियर जो कि उस वक्त सीईओ थे टेस्को कंपनी के, मैंने उनसे ये पूछा कि मुझे ये बताएं कि टेस्को का सबसे बड़ा एसेट क्या है। आपके जगह जगह पर ग्रोसरी स्टोर्स हैं वॉलमार्ट की तरह, आपके 24 आवर्स भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा एसेट क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारा क्लब कार्ड है, हमारा ये कार्ड है जो मेंबरशिप कार्ड है। मैंने उनसे पूछा वजह क्या है उसकी। वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा हथियार है कि आपकी सोच है कि इससे क्या क्या होता है। जब आप ग्रोसरीज खरीदते हैं हम आपको कहते हैं कि ये कार्ड भी स्वाइप कर लें ताकि हमें पता हो कि अगर कोई डिस्काउंट्स हम आपको दे सकते हैं, अगली बार आप विजिट करेंगे तो आपको डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। लेकिन जब लोग स्वाइप करते हैं हमारे पास डेटा आ जाता है कि ये जो कस्टमर है इसने इतने ज़्यादा चिप्स खरीदे, इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स खरीदी हैं। इसका मतलब है कि विद दिस पैटर्न इनके घर में अगले 6 महीने के अंदर मोटापा और ओबेसिटी आने वाली है। तो अगर हम इन्हें ओबेसिटी की प्रोडक्ट्स पर 6 महीने बाद डिस्काउंट देंगे तो हमारा माल बिक जाएगा। बेस्ड ऑन दिस डेटा टेस्को ने अपने क्लब कार्ड से बहुत पैसा कमाया। अब ये तो 2006 की बात कर रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक टेस्को की, जब डिजिटल कार्ड्स के ऊपर आप जे वॉकिंग करते हैं, आप किसी से लड़ते हैं, आप पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, आप कोई लेट फीस जमा कराते हैं, आप सोशल मीडिया पे सरकार को कुछ कहते हैं जो सरकार को पसंद नहीं है, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक जर्नलिस्ट से। इनका नाम है लियो हु, चाइना से इनका ताल्लुक है और जर्नलिस्ट है। और जर्नलिस्ट होने के साथ इनके ऊपर 2018 में एक इल्जाम लगा कि ये रूमर्स फैलाते हैं। इस इल्जाम के लगने के बाद चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट करने के बाद इनके ऊपर जॉब बैन लग गया, ट्रैवल बैन लग गया, इनके टिकट्स खरीदना मुश्किल हो गया और इनके लिए लोन का एक्सेस मुश्किल हो गया। अब 1 मिनट के लिए जरा सोचें कि आप सोशल मीडिया पे आज फ़लस्तीन को फ़लस्तीन भी लिखते हैं, इजराइल की जगह इजराइल लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आज इस किस्म के बैन्स इंट्रोड्यूस हो जाएं कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं लिख सकते, आप ये नहीं कह सकते, आप वो नहीं कह सकते, आपके ख्यालात को रोक दिया जाए और जैसे ही आप ये कहने लगे आप दूध नहीं खरीद सकते, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा,
आपकी अमलन जिंदगी रुक जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम में। चाइना ने अपना ये सोशल क्रेडिट सिस्टम 1980 में इंट्रोड्यूस किया और इसका मकसद ये था कि चाइना के अंदर जो कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग की जाए, यानी ये देखा जाए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते हुए हमारी कंपनीज का फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग्स हैं क्या। क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम है जिससे उनका मकसद ये था कि हम अपनी करप्शन को रोक सकें, हम अपने मुल्क के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड को रोक सकें और हम बिजनेसेस के अंदर एक कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी पैदा कर सकें। लेकिन वक्त के साथ साथ 1980 से आते आते 2014 तक ये पूरा सिस्टम ही बदल गया। ये सिस्टम इतना एनहांस हो गया कि इसका नाम रखा गया प्लानिंग आउटलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सोशल क्रेडिट सिस्टम। और 2024 में ये सोशल क्रेडिट सिस्टम चाइना में इंट्रोड्यूस हो गया। इसका पायलट रोंगचेंग सिटी में किया गया और इस सिस्टम के तहत 40 ऐसे इंडिकेटर्स बनाए गए जिससे किसी को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं और 40 ऐसे इंडिकेटर्स जिससे किसी को व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं कि अगर इसका बिहेवियर अच्छा है, अगर ये सड़क पर जे वॉकिंग नहीं करता, लेट फीस जमा नहीं कराता, सोशल मीडिया पे गलत बात नहीं करता, तो इसका बिहेवियर अच्छा है, इसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये ब्लैक लिस्ट हो गया और बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ तो इसको सजा दी जाएगी, ये माशरे में कट कर रह जाएगा। और आज जब एआई और फेशियल रिकग्निशन इस सिस्टम का पार्ट बन गए तो जरा सोचो किस नेक्स्ट लेवल की सर्वेलेंस है कि आप कहीं से गुजरते हैं, आपके पैटर्न्स के आप आगे क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, किस इलाके से गुजर रहे हैं, किस इलाके से आपने राइड बुक की है, राइड बुक करके आप कहाँ जाने वाले हैं, क्या अगर वहां पर किसी ने आपको गलत मार्किंग दे दी, आपके पड़ोसियों ने, तो क्या होगा। ये सारा सोशल क्रेडिट सिस्टम और इसका नतीजा आज ये है कि 2025 में चाइना में 3 करोड़ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं और 1 करोड़ बिजनेसेस ऐसे हैं जो ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। इन सारी चीजों को आपने एआई के पर्सपेक्टिव में देखना है कि एआई आपकी जिंदगियों को किस तरह सर्वेलेंस के नेटवर्क में लेके आ रही है। अभी मैं आपको ऑरेकल के चेयरमैन लैरी एलिसन की एक वीडियो दिखाने लगा हूं, जरा सुने कि वो बिहेवियर के बारे में कहते क्या है। Your body cams will be transmitting that. The police will be on their best behavior because we're constantly recording, watching and recording everything that's going on. Citizens will be on their best behavior because we're constantly recording and reporting everything that's going on. 2009 में इंडिया ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और वो इंडिया का सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम था। 2009 में शुरू किया गया यह सिस्टम इंडिया में आधार कहलाता है और इस आधार सिस्टम के अंदर इन्होंने 1.3 बिलियन लोगों को कवर किया, उनके आइरिस स्कैन से लेकर फिंगरप्रिंट स्कैन से लेकर डेमोग्राफिक तक, और हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश की। और रीजन ये था कि इंडिया ये चाहता था कि जो वेलफेयर के नाम पर फ्रॉड होता है उसको रोका जाए और साथ ही साथ इनेबल किया जाए उन लोगों को कि लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल हों। लेकिन इसका नतीजा पता है क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि 2018 के अंदर मैसिव लीक्स हुए। वो डेटा कि जिसके ऊपर आपकी उंगलियों के निशान भी हैं, आपके फिंगरप्रिंट से लेकर आपके आइरिस, आपके बैंक अकाउंट, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, जब इतना बड़ा मैसिव सिस्टम हो और उसके अंदर लीक्स हो जाए तो आपको ही पता चलता है कि 1.1 बिलियन लोगों का डेटा हैक कर लिया गया। वो डेटा थेफ्ट हुई और डेटा थेफ्ट के नतीजे में कितने ऐसे गैंग्स बने इंडिया में कि जिनके पास लोगों के कार्ड तक की डिटेल्स हाथ आ गई। ये सिस्टम बड़ा वल्नरेबल था कि जो कि जब भी कोई मैसिव सिस्टम बनता है वो हमेशा वल्नरेबल रहता है। आपने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे केसेस हुए कि जहां पर बैंक के एम्प्लॉइज ने खुद रिपोर्ट किया गैंगस्टर्स को और गुंडों को कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसको लूटा जाए और किसको अगवा किया जाए। अब यहां पर आपको सैंड्रा बुलॉक की फिल्म याद आएगी द नेट, कि कैसे आपकी पूरी आइडेंटिटी को हथियाया जा सकता है। और यही हुआ इंडिया के आधार के अंदर कि इंडिया में कितने लोगों की पेंशन बंद हो गई।
कितने ऐसे केसेस हुए कि जहां पर वो गरीब बेचारे मजदूर जिनके फिंगरप्रिंट्स वक्त के साथ साथ मिट गए, वो सर्विसेज लेने से रह गए। कितने लोगों का राशन रुक गया सिर्फ इसलिए कि उनकी एक्सेस टू द सिस्टम नहीं रही। यानी पहले ही सिस्टम इतना सर्वेलेंस कर रहा है और उसके बाद आपको ही सिस्टम बाहर निकाल दे तो आप तो बिल्कुल ही दुनिया से आइसोलेट होकर रह जाएंगे। और यही हुआ आधार के साथ। अब जरा एक मिनट के लिए सोचें कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनती है तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को एग्जैक्टली चाहिए क्या? आपकी एक एक मूव को कंट्रोल किया जाए, आपकी जिंदगी को कंट्रोल किया जाए। तो अगर फेशियल रिकग्निशन की बात करें, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास ऑलरेडी आपका डेटा है। जो आपके फिंगरप्रिंट्स या आयरिस का डेटा है, पाकिस्तान में वो फिंगरप्रिंट्स का डेटा ऑलरेडी आपके सरकारी इदारों के पास मौजूद है। अगर इन सब चीज़ों को AI बेस्ड कनेक्शन दे दिया जाए, दैट फॉर्म्स द वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्योंकि पूरी सर्वेलेंस किसी एक के पास आ जाती है जो आपकी पूरी जिंदगी को न सिर्फ मैनेज कर सकता है, रोकना चाहे तो रोक भी सकता है। अगर इस प्रेडिक्टिव एनालिसिस को कि जो AI प्लेटफॉर्म्स करते हैं, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो कितने खतरे वाली बात है। अब आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको इमिग्रेशन रिलेटेड यूके के हवाले से एक वीडियो दी थी और इस वीडियो में तफसील से बताया था कि क्या एग्रीमेंट्स होने वाले हैं यूके के। आज आप केयर स्टारमर की वीडियोस उठाकर देखें, उनकी बातें सुनें तो वो ये कहते हैं, और ये बात उन्होंने की है 26 सितंबर 2025 को। उनके अल्फाज ये हैं कि ये जो डिजिटल ID सिस्टम हम यूके में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सिस्टम टैकल करेगा इलीगल माइग्रेशन को और लोगों को राइट टू वर्क देगा। उनका पॉइंट ये है कि 10 से 15% नौकरियां आज यूके में ऐसी हैं कि जो इलीगल लोग कर रहे हैं, उनका राइट नहीं है। हम इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यूके ने अपना हेल्थ केयर का सिस्टम और अपने बेनिफिट्स भी कनेक्ट कर दिए सिस्टम के साथ। सो वो दिन दूर नहीं है कि जब बाकी सिस्टम्स में AI रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन और ये सारे पैटर्न्स भी ऐड हो जाएंगे। अब आपको याद आएगा कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूके का विजिट किया और उस विजिट के अंदर सैम ऑल्टमैन भी थे, एनवीडिया के CEO भी थे, टिम कुक भी थे, बहुत से लोग थे। और AI बेस्ड कितने एग्रीमेंट्स ऐसे हुए हैं कि जहां यूके का इंफ्रास्ट्रक्चर अब US के हाथ में जाएगा। अब अगर ये सब कुछ जो लोग सोच रहे हैं, क्रिटिक्स कह रहे हैं, जिस पर यूके की गवर्नमेंट को क्लैरिटी देने की जरूरत है, अगर जो लोग सोच रहे हैं वैसा हो जाए तो दैट्स द स्टार्ट ऑफ द वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। और ये सिर्फ यूके के साथ नहीं है, दुनिया के 50 मुल्कों में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है। एंड दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग। अब सवाल ये है कि यूके का ये जो डिजिटल ID सिस्टम है, हो सकता है बहुत जबरदस्त हो सकता है इमिग्रेशन को रोकने के काम आए, हो सकता है जो वेलफेयर के नाम पर फ्रॉड हो रहा है उसको रोकने के भी काम आए। लेकिन क्या होगा अगर ये सर्वेलेंस में चला गया? क्या होगा कि अगर ये लोगों की जिंदगी उस तरीके से रोकना शुरू हो गया जैसे चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम रोकता है? अगर चाइना के सिस्टम में, जो कि प्यूनिटिव है, सजाएं देता है, अगर यूके का सिस्टम भी सजाएं देना शुरू हो गया, यूके की गवर्नमेंट को बड़ा क्लीन आना है इस पे। एंड दे नीड टू एक्सप्लेन इट टू देयर पीपल कि ये सिस्टम क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। चाइना का सिस्टम फाइनेंशियल क्रेडिट रेटिंग से शुरू हुआ और एक सर्वेलेंस टूल बन गया। क्या होगा कि अगर दुनिया में ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए, हर इंसान पर नजर रखी जाए, हर इंसान को कंट्रोल किया जाए, हर इंसान को गुलाम बनाया जाए और बदले में आपको ये बताया जाए दैट द बिग ब्रदर इज ऑलवेज वॉचिंग।